आज से हम इंडियन इको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडियन इको में सबसे पहला चैप्टर करा रहा हूं मैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कैसी इंडियन इकोनॉमी थी, उसके एग्रीकल्चर कैसा था, उसके अंदर पूरा इसके फीचर्स हमें बताने हैं, उसको डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम। तो इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स, यानी कि इंडिया एक कैसी इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस से पहले, उसकी बात करनी है अब हमें। सबसे पहला इसके अंदर है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। एक स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, जो ग्रोइंग नहीं है। देखो, एक इकोनॉमी ऐसी होती है जो ग्रो कर रही होती है दिन ब दिन, है ना, और एक इकोनॉमी ऐसी होती है जिसकी इनकम ऐसी ही चल रही है। ठीक है, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी ऐसी नहीं थी, ऐसी थी कब? आज की मैं बात नहीं कर रहा, फिर से सुन लो, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले। ठीक है, एक स्टेगनेंट मतलब स्थिर, एक जैसी कांस्टेंट इकोनॉमी थी हमारी। दूसरा, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसकी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो बहुत लो होती है, लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या मतलब? जो प्रति व्यक्ति आय, यानी कि हर एक पर्सन की जो आय हम निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम होती है। कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम रखो अपॉन में टोटल पॉपुलेशन रखो, तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक घर में मान लिया एक हस्बैंड, एक वाइफ और 2 बच्चे हैं, ठीक है, और सिर्फ हस्बैंड अर्निंग है और ये 4,000 रुपए अर्न करता है, तो इस फैमिली की इनकम तो 4,000 रुपए है ना। ये एक फैमिली है, फैमिली की इनकम तो 4,000 रुपए है, लेकिन पर पर्सन अगर मैं इनकम निकालू तो 4,000 रुपए इनकम टोटल, और 1 2 3 4 पर्सन है, यानी कि 1,000 पर पर्सन आ गई ना। चाहे वो कमाते नहीं है, लेकिन अगर हम पर हेड इनकम देखें तो 1,000 रुपए पर हेड हो गई ना, तो उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ऐसी अगर मुझे पूरी इंडिया की इनकम पता लग जाए, ऊपर रखेंगे, ऐसे ये पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन इनकम आ जाएगी। तो एक बैकवर्ड इकोनॉमी में इसलिए कह रहा हूं इंडिया को, क्योंकि उस समय हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी बहुत ज्यादा लो थी, बहुत सारी कंट्रीज से हम पीछे थे। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी उस समय बैकवर्ड इकोनॉमी थी। उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे, नियर अबाउट 72%। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर ये इंडियन इकोनॉमी है तो लगभग इतना परसेंट पोर्शन, ये हमारी पूरी पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का 72%, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, 72% जो है लोग कहां पे लगे हुए थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखो, 72% लोग, और ये जो कमा रहे थे, ये कितना कमा पा रहे थे? मान लिया ये हमारी जीडीपी है, हमारी इंडिया की जीडीपी, ये है आधी, 50% हो गया। ये 50% जो जीडीपी, ये एग्रीकल्चर से आ रही थी, या मैं लिख देता हूं 50%। तो देखो क्या हालात थे कि 72% पॉपुलेशन कितना कमा पा रही है? टोटल इनकम का 50%। जबकि होना क्या चाहिए था? 72% लोग लगे हैं तो पूरी इनकम का 72% ही वो कमाएंगे ना, है ना। तो लेकिन यहां ऐसा नहीं था कि ये जो 72% लोग थे, ये सिर्फ इनकम जितनी भी टोटल थी इंडिया की जीडीपी, उसका 50% अर्न कर रहे थे, यानी कि बाकी के जो बचे 28%, वो अगली 50% अर्न कर रहे थे। इसका मतलब ये वाला सेक्टर जो था, एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमारा बहुत बैकवर्ड था। समझ में आ गया? कि उसके बाद आ जाते हैं हम इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बहुत बैकवर्ड थी। इंडस्ट्रीज बैकवर्ड कैसे थी? जो हमारे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम थी। कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनें वगैरह जो होती है, वो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी इंडस्ट्रीज की हालत भी खराब थी। उसके बाद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी अप टू द मार्क नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कम्युनिकेशन जैसे हो गया, है ना, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे कि रोड्स हो गए, ठीक है, जैसे कि डैम्स हैं, जैसे कि पावर जनरेशन है,
ये सब मिलकर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी इकोनॉमी का। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये सब जो चीजें थी वो एडिकेट नहीं थी, जितनी हमारी जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत कम था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह सकते हैं उस समय बहुत पुअर था, पुअर कंडीशन में था। और इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब होता है कि इंडिया जो थी वो जो ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी, एक कॉलोनी, जहां पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने फायदे के लिए अपने कंट्री में बना हुआ माल यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहां पे गुड्स बनाते थे और फिनिश गुड्स हमारे यहाँ बेचते थे। मतलब हम उनके लिए एक कॉलोनी थे, हम उनके लिए एक जस्ट एक मार्केट थे जहां पर वो अपना माल खर्च खपाते थे, सेल करते थे। तो हमारी इकोनॉमी जस्ट एक कॉलोनियल इकोनॉमी बनकर रह गई थी। ठीक है, तो ये था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर देता हूं। हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, ग्रो नहीं कर रही थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी, एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड था कि 72% मिलकर सिर्फ 50% इनकम जनरेट कर रहे थे, इंडस्ट्रीज हमारी बैकवर्ड थी, कैपिटल गुड्स नहीं बना रहे थे हम, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था, ये सब चीजें हमारी। और हमारी इकोनॉमी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी हमारी इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, यानी कि जब कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल वो जो ब्रिटिश रूल था ना, हम उसको कॉलोनियल रूल भी बोल देते हैं। अभी मैंने बताया ना कि इंडिया को एक उन्होंने एज ए कॉलोनी यूज किया था, हम उसे कॉलोनियल रूल भी बोल देते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए कॉलोनियल रूल जब था इंडिया के अंदर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको डेवलपमेंट ना कहकर इसे हमें चेंजेस कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस हुए कॉलोनियल रूल में, कि कैसे मतलब कैसे इंडिया कन्वर्ट हुई। देखो बिफोर कॉलोनियल रूल, उससे पहले जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, इंडिया वाज अ प्रोस्पेरस इकोनॉमी, बहुत समृद्ध, सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को, बहुत पैसा था। मेन इनकम सोर्स फिर भी एग्रीकल्चर ही था, हमारा 2/3 पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। कब? कॉलोनियल रूल आने से पहले। नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट, हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस था, पूरे वर्ल्ड वाइड उसकी मतलब एक्सपोर्ट होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स आने के बाद हमारे फंडामेंटल चेंजेस हो गए, हमारी इकोनॉमी के अंदर फंडामेंटल चेंज हो गया। कैसे? प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ऑन इंडस्ट्रीज। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने फायदे के लिए, अपनी वहां की इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। ठीक है, अगर जैसे इंडिया में कोई चीज बन रही है और वहां भी कोई चीज बन रही है, तो उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रीज बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? ताकि प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनकी इंडस्ट्रीज फले फूले और उनके सामान बिके। उन्होंने उसको ही प्रमोट किया, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को र्यूंड, बर्बाद कर दिया, खासकर हैंडीक्राफ्ट को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया एक बहुत बड़ा सप्लायर बन गया, एक्सपोर्टर बन गया। तुम कहोगे एक्सपोर्टर बनना तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपना गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि एक्सपोर्ट अच्छी बात है, लेकिन उस समय हम एक्सपोर्टर किसके बने पता है? रॉ मटेरियल के। किसी भी कंट्री को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके और फिनिश गुड्स बाहर से ले, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। लेकिन अब इंडिया उस समय ऐसा हो गई थी, हमने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब ब्रिटिशर्स ने हमसे रॉ मटेरियल ले लिया, अपनी कंट्री में ले गए, और हम क्या बन गए? इसका मतलब सप्लायर बन गए हम रॉ मटेरियल के, एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स के कंज्यूमर बन गए इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से जो इंपोर्ट होते थे। मतलब हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश गुड्स जो थे इंपोर्ट कर रहे थे। एक्सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन चीजें बनाकर एक्सपोर्ट करना अच्छी बात है, ना कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना अच्छी बात है। अगर हमने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर दिया, फिर हमारी इंडस्ट्रीज काम कैसे करेंगी? वो प्रोडक्शन कहां करेंगी जब आपने रॉ मटेरियल ही बाहर दे दिया? तो वो हम फिनिश गुड्स कैसे बनाएंगे? तो इंडस्ट्रीज तो अपने आप ही फेल होनी ही है। तो इसलिए तो यही काम हुआ था उस समय कि इंडिया रॉ मटेरियल का तो सप्लायर बन गया, एक्सपोर्टर बन गया, और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। ठीक है, तो ये चेंजेस हुए थे कॉलोनियल रूल के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी। एग्रीकल्चर सेक्टर की हमें फीचर्स की बात करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोडक्शन भी बहुत लो था
और प्रोडक्टिविटी भी लो थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो प्रोडक्टिविटी होती है। जब कैपेसिटी कम थी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी कम होना है। अब कैपेसिटी क्यों कम थी, क्यों हमारी प्रोडक्टिविटी कम थी? बहुत सारे रीजन थे। एक तो अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स हमारे पास नहीं थे अच्छे। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद अगर बात करें इरिगेशन, वो भी हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज भी नहीं थी। तो इसलिए ऑब्वियसली फिर अगर ये सब चीजों की कमी है तो जाहिर सी बात है हमारी प्रोडक्टिविटी लो होगी होगी। ठीक है, तो लो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन भी बहुत लो था हमारा। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, एक वीट और राइस का मैं एग्जांपल देता हूं। 1947 में हमारे जो वीट की प्रोडक्शन थी वो थी 64 लाख टन। ठीक है, और राइस की जो हमारे पास प्रोडक्शन थी 220 लाख टन। 220 लाख टन। ठीक है, और यही 2016-17 में वीट की जो हमारी प्रोडक्शन है वो है 984 लाख टन, और जो राइस की प्रोडक्शन है वो है 1102 लाख टन। देखो कितना बैकवर्ड था उस समय हमारा जो प्रोडक्शन था, है ना। नियर अबाउट 10 गुना से भी ज्यादा इस समय है। तो उस समय कितनी हालत खराब थी हमारे प्रोडक्शन की, यहां पे भी देख लो। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि अब हमने कितना ग्रो किया, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम प्रोडक्शन कितनी कर पा रहे थे। ठीक है, तो पहला फीचर हुआ इसका लो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एग्जांपल आपके सामने है, और लो प्रोडक्टिविटी उसकी वजह आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद सेकंड फीचर है एग्रीकल्चर सेक्टर का। उस समय क्या फीचर था कि सबसिस्टेंस फार्मिंग थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जो किसान था वो अपने लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए खेती करता था। मतलब वो जितनी खेती करता था, जैसे उसने वीट उगाया तो वो अपने लिए उगाता था कि उसे खाना पूरे साल। राइस का प्रोडक्शन किया तो उसे ही खाना है। अब इतना सारा अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो वो राइस दे के कहीं से वीट ले लेता था, राइस दे के कहीं से जूते ले लेता था, बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो यानी कि वो जो भी पैदावार होती थी, जो भी वो फार्मिंग करता था वो अपने लिए करता था, बेचने के लिए नहीं करता था। यानी कि उस समय नो कमर्शलाइजेशन, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। ठीक है, उसके बाद था हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बिल्कुल अनसर्टेन था, पक्का नहीं था, क्योंकि हम लोग मोस्टली डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल। हम रेनफॉल पे ही डिपेंड थे। हमारी एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो रेनफॉल पे डिपेंड था, मानसून पे डिपेंड था। अगर मानसून अच्छा हो गया, रेन अच्छी हो गई तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, नहीं हुई तो नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अनसर्टेन था। ऐसा नहीं था कि हम कभी भी श्योर नहीं थे कि इतना प्रोडक्शन इंडिया में हो गई होगा, क्योंकि सब कुछ रेनफॉल के ऊपर डिपेंड था। तो अनसर्टेनिटी हमेशा से थी। उसके बाद गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। ऑनर ऑफ द सॉइल का मतलब जो जमींदार थे, टिलर ऑफ द सॉइल का मतलब जो उस पर काम करने वाले मजदूर थे। तो ऑनर और टिलर, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप था, बहुत ज्यादा गल्फ खाई थी। ये बहुत ज्यादा रिच और ये बहुत ज्यादा पुअर हो गए। हालांकि काम ये करते थे, सारी मेहनत ये करते थे, उसमें कॉस्टिंग भी ये लगाते थे, बीज, फर्टिलाइजर, सब कुछ इरिगेशन यही करते थे। लेकिन उनको उस जो क्रॉप्स जो पैदा होती थी उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट मिलता था। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग होती थी, ऑनर में और टिलर में शेयरिंग होती थी। अब शेयर करेंगे, उसमें पार्शियलिटी क्या है कि इन्होंने तो कॉस्टिंग भी लगाई है ना, जो अपनी तरफ से जो चीजें लगाई हैं वो इनको अलग से उसके पैसे नहीं मिलते थे। इनको तो बस जो शेयर में क्रॉप मिलेगी बस वही मिलते थे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा गल्फ था, बहुत बड़ी खाई थी, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स थे इन दोनों के बीच में। तो ये सारी की सारी खासियत थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की, कब? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।